नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये जो सब्जेक्ट थे इसे हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे थे। इसमें अब हम लोग मॉड्यूल 3 में ही आगे डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस थे यानी एम्प्लॉयर के बीच में, ट्रेड यूनियन के बीच में जो भी एक रिलेशन डेवलप हो रहे थे, इसका रिलेशन को डेवलप करवाने के लिए बेहतर रिलेशन बना रहे सभी के साथ, तो वो जो है किसका काम रहता है, HR मैनेजर का काम रहता है। यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके जो हेड होते हैं उनका ये काम होता है कि एक बेटर जो है रिलेशनशिप जो है इंडस्ट्री में या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे, ताकि जो भी कंपनी है उसको अच्छा लाभ हो और हर एम्प्लॉय एक दूसरे से सेटिस्फाई रह सके। तो यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है आपका इंडिविजुअल बिहेवियर, है ना। एक पर्सन्स या हर एक पर्सन्स का परसेप्शंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, स्किल्स क्या है, नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, अचीवमेंट क्या है, इसके बेसिस पे हर पर्सन का जो बिहेवियर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो भी एम्प्लॉय के तौर पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से जो है क्या होते हैं, बिहेव करते हैं। तो इसके कारण से जो है हमारा जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है, जिससे जो काम होता है उसमें काम का पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर किसी के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छे से काम करेगा, किसी के पास बहुत अच्छा नॉलेज है तो उस नॉलेज का या उस स्किल्स का बेटर यूटिलाइजेशन करेगा। ठीक है। उसके बाद है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके का स्ट्रक्चर्स है ना। अलग अलग हायरार्की लेवल जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में बने होते हैं, जैसे एम्प्लॉय, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इस तरीके से एक हायरार्की जो है बना हुआ रहता है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से जो है आपके हायरार्की जो है बने होते हैं। जैसे आप अपने कॉलेज में ही देख लो, आपके कॉलेज में क्या है, एक हायरार्की बना हुआ है। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये आपके स्टूडेंट्स का हायरार्की हो गया। उसी तरीके से प्रोफेसर का हायरार्की है कि लैब इंस्ट्रक्टर, लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, फिर प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रिंसिपल या प्रोफेसर कर सकते हो। तो इस तरीके से एक हायरार्की लेवल है। हर दूसरे एक से सीनियर है, जैसे आपका जो जूनियर है वो आपको रिस्पेक्ट कर रहा होगा। तो इस तरीके के जो हायरार्की लेवल होते हैं, जो एक कड़ी होता है कि इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, उसके कारण से भी जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो डेवलप होते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। किसी का कोई एम्प्लॉय जो है उसका एटीट्यूड क्या है और मेंटली वो किस तरीके से एम्प्लॉयर से या जो भी काम दिए जाते हैं उसको लेकर वो किस तरीके से सोचता है, निगेटिव सोचता है या पॉजिटिव सोचता है, काम कैसे कर रहा है, उसके ऊपर जो है हमारा इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस होते हैं वो डेवलप होते हैं। उसके बाद आता है आपका लीडरशिप स्टाइल। जो लीडरशिप स्टाइल है जो बेसिकली बताता है मैनेजर्स के बारे में, है ना। मैनेजर का ही काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ को मैनेज करना। जैसे जो HR मैनेजर है इसका काम क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर्स को देखना, समझना, नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करना। तो अगर यहाँ पे मैनेजर अच्छे से जो नए आए एम्प्लॉय
उसको ट्रेनिंग नहीं देगा तो क्या बेटर काम हो पाएगा? नॉट एट ऑल, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जब तक बेटर ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा एम्प्लॉय को पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, वो उस तरीके से काम ही नहीं करेगा। ओके, उसके बाद है आपका इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इन्वायरमेंट। देखो, टेक्नोलॉजी का आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। तो अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है ना, बाबा के आदम ज़माने से जो है चल रहा है, और वो जो है उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहा है, बहुत ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहा है। वहाँ के जो भी एम्प्लॉयमेंट होंगे वो भी, या जो एम्प्लॉय होंगे वो भी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं जान रहे होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा एक टेक्निकल इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको और विकसित होना है और आगे जाना है तो टेक्नोलॉजी का सहारा आपको लेना पड़ेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं ले रहे हैं तो फिर काम नहीं चलेगा, आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। ठीक, उसके बाद आता है लीगल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में जो है आपका गवर्नमेंट क्या जो है रूल्स रेगुलेशन जो है अप्लाई होते हैं, तो उस रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस पे एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को, या जो कंपनी में जितने भी लोग होते हैं उनको एक रूल्स के अंतर्गत काम करने होते हैं। एक रूल्स के अंतर्गत, एक नियम के अंतर्गत उन्हें जो है क्या करने रहते हैं, काम करने रहते हैं। तो वो जो काम करने रहते हैं तो उसी के बेसिस पे ये जो है आपका बोला जा रहा है कि एक लीगल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है होता है। कई बार आपका कंपनी के अंदर ही एक पॉलिटिक्स देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था, है ना, कि कंपनी में भी जो है पॉलिटिक्स होते हैं। कंपनी में पॉलिटिक्स कई तरीके से होते हैं। पहला तरीका कि किसी को बायस्ड होना किसी के प्रति, है ना, कोई आपके बहुत क्लोज है, आपका ज़्यादा चापलूसी कर रहा है ना, तो आप किसी को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। या फिर कोई मैनेजर है, उसका कोई ज़्यादा चापलूसी कर रहा है तो वो जो है सिलेक्ट कर लेता है उसे और कहता है कि चल भाई तुम्हारा आप कम बन गया, हम तुमको जो है बढ़ोतरी करवा देंगे। ये चीज़ें हैं। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आपका जो अगला टर्म आता है वो है आपका लॉ अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस को भी जो है लॉ क्या करता है, अफेक्ट करता है। A certain group of employee are legally protected from discrimination। एक certain group होता है एम्प्लॉय का जो कि डिस्क्रिमिनेशन से लीगली बचाता है। जो भी नियम कानून लगते हैं उससे वो क्या करता है, बचता है। अनदर वर्ड में कहें तो इफ़ एम्प्लॉय बिलोंगिंग टू अ प्रोटेक्टेड ग्रुप आर डिस्क्रिमिनेटेड against cause of his or her status as a member of that group, that employee can be take legal action against the employer. But being a part of protected group does not mean the employee are never disciplined or fired. अगर आप एक लीगली प्रोटेक्टेड या डिस्क्रिमिनेशन जो पार्ट है उसका अगर आप मेंबर हैं तो आपको कोई भी एम्प्लॉयर यूं ही आपको जो है फायर नहीं कर सकता है, यूं ही आपको निकाल नहीं सकता है।
जैसे आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर को ही देख लीजिए ना, आपके कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर हैं वो लीगली प्रोटेक्टेड हैं। आप अपने प्रोफेसर को जब मन चाहे तब कहीं भगा नहीं सकते हैं, उसका एक लीगल प्रोसीजर्स होता है। प्रिंसिपल जब चाहे जब किसी प्रोफेसर को डिसमिस नहीं कर सकता, उसका एक लीगल प्रोसीजर होता है कि वो आप भाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ फीमेल एम्प्लॉय हु सो up late, meets few of her goal and receives poor evaluation. She applies for promotion but loses out of white men who are worked hard, meet his goal and received a very positive evaluation. In this case, woman was not discriminated against because her gender, rather she is denied promotion because poor work promotion. As a result she would not be legally cause of and for action. यहाँ पे देखो बोला क्या जा रहा है, देखो समझो, अगर मान लो कि कोई एक लड़की है और वो काम करने में थोड़ा लेट कर देती है और जो उसे गोल दिया गया था, जो उसे लक्ष्य दिए गए थे, उस लक्ष्य को वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है ना, लक्ष्य को वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में कोई और व्यक्ति है जो अच्छा से काम किया और सारी चीज़ों क्या कर लिया, समझ लिया, जान लिया और उसका एक पॉजिटिव इवोल्यूशन आया। तो मैंने जब रिज़ल्ट चेक किए गए तो जो आदमी था वो बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जो औरत थी, जो वोमेन थी वो, या जो फीमेल थी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाई। तो अच्छे से काम नहीं कर पाई तो ठीक है, उसका प्रमोशन आप रोक सकते हैं, है ना, लेकिन आप उसे जॉब से नहीं निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे कोई लीगली बाउंडेड अगर है या डिस्क्रिमिनेटेड, मैंने लीगली प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशंस है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, बस प्रमोशन को रोक सकते हैं, उसके ऊपर उसके जॉब को आप नहीं हटा सकते हैं, जॉब से आप उसे नहीं हटा सकते हैं। जो HR मैनेजर्स होते हैं कैन प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ सूट्स बाय अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिमिनेशन लॉ एंड पुटिंग पॉलिसीज इनटू प्लेस टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशंस को अवॉइड करने को लेकर जो HR मैनेजर्स होते हैं उनका काम ही यही होता है कि एक बेटर लॉ और पॉलिसीज़ का ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जा सके ताकि किसी का डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके, है ना, किसी के साथ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना हो सके इस चीज़ को लेकर, कोई, ताकि एक अगर कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह होती है तो डायरेक्ट जो है क्या किया जा सके, उसको रिज़ॉल्व किया जा सके एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी से जल्दी संभव हो उतनी जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, क्या किया जाए, उतनी जल्द से जल्द आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो लॉ और पॉलिसीज़ वगैरह बनाए जाते हैं। अगर लॉ और पॉलिसीज़ ना बनाए जाएं तो फिर मतलब ही क्या रहेगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई सारे एम्प्लॉय हैं जो एम्प्लॉयर्स में नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एम्प्लॉयज़ बिकॉज ऑफ, क्यों, कौन कौन से वैसे रीजंस है जिसके कारण एम्प्लॉयर जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। पहला, फेस एंड कलर। यहाँ पे कई सारे लोग जो होते हैं ब्लैक होते हैं, है ना, ब्लैक या वाइट, या कोई जो है कोई जो है
और बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, वो कोई बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा है, तो उसके बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, नेशनल ओरिजिन। कोई अगर अमेरिका में पैदा लिया है, कोई इंडिया में पैदा लिया है, दोनों जॉब करने के लिए एक कंपनी में गया, तो उसको ये नहीं कर सकते हैं कि आप अमेरिका में पैदा लिए हो तो हम आपको जॉब देंगे, आप इंडिया के हो तो हम आपको जॉब नहीं देंगे। उसी के जैसे सेक्स, अगर कोई फीमेल है और कोई अगर मेल है तो ये नहीं कहेंगे कि आप फीमेल हैं तो हम आपको जॉब नहीं देंगे, आप मेल हैं तो हम आपको जॉब देंगे। इस बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, इस बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के ऊपर एक लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। रिलीजन के बेसिस पे भी आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। लीगल के बेसिस पे भी आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। एम्प्लॉय डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन द फोकस ऑफ सेवरल लॉज। कई सारे लॉ वगैरह हैं जो कि इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे इक्वल पे एक्ट है ना, इक्वल पे एक्ट, सिविल राइट एक्ट 1964। जो इक्वल पे एक्ट है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों को पैसा अगर एक स्पेस पे मतलब एक वर्क प्लेस पे एक ही पोस्ट पे काम कर रही हैं तो दोनों को पैसा सेम मिलना चाहिए। जो सिविल राइट एक्ट है 1964, इसमें बोलता है कि हर पीपल को डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टेड लॉ जो है बनाए गए हैं। किसी को रेस या फेस या उसका कलर को देखकर या जेंडर को देखकर या रिलीजन को देखकर ही सिर्फ आप जॉब नहीं देंगे। इसको लेकर जो है एक्ट बनाए गए हैं। उस एक्ट का अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो फिर उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लिए जाएंगे। उसके अलावा है एज डिस्क्रिमिनेशंस इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1967। इसमें जो है अगर कोई 20+ एम्प्लॉय है तो वो make it illegal to discriminate against employee because they are more than 40 years, है ना। अगर कोई कंपनी के साथ 20 साल तक काम कर रहा है तो उसका 40 इयर्स या उससे ज़्यादा जो है माना जाएगा, तो वो इलीगल होगा अगर आप उसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो। फिर प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेशंस एक्ट 1978, इसमें जो है आपका बोला जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो अगर प्रेगनेंसी के स्टेज में हैं तो प्रेगनेंसी के स्टेज में आप जो है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये जो है लॉ आर्टिकल जो है बताता है। अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1990 इस अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो एम्प्लॉयर्स होते हैं मेक रीजनेबल वर्क प्लेस मॉडिफिकेशन टू एकोमोडेट द नीड्स ऑफ अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी, है ना। डिसेबिलिटी, अगर कोई पर्सन डिसेबल हो जाता है तो उसको वर्क प्लेस में काम करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह भी जो है अगर करने पड़े तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। फैमिली मेडिकल लीव एक्ट 1993, अगर कोई एम्प्लॉय कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेडिकल लीव दिए गए हैं, है ना, फैमिली को लेकर, तो वो देने पड़ेंगे। ये ना कि आपका जो है फैमिली मेम्बर में किसी का तबीयत ख़राब हो गया और आपको छुट्टी नहीं मिल रहा है तो ये उस एक्ट के खिलाफ होगा, ठीक है। उसके बाद आता है इनफॉर्म्ड सर्विस एम्प्लॉयमेंट एंड री एम्प्लॉयमेंट राइट एक्ट 1993। इस एक्ट में कहता है कि कोई इंडिविजुअल, है ना, कोई भी इंडिविजुअल वो क्या कर सकता है, री एम्प्लॉयमेंट एक्ट या अनइन्फॉर्म्ड सर्विसेज जो जॉब ऑफर्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं। इसमें बेसिकली ये समझो कि अगर किसी को अपनी कंपनी छोड़नी है
तो जो भी उसका लीगल प्रोसीजर्स है बस उसी लीगल प्रोसीजर्स को वो फॉलो करेगा। उससे ज़्यादा अगर आप फॉलो करवा रहे हैं तो भाई दिक्कत है। ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 2008, इसके अकॉर्डिंग जो है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं कैन नॉट बी यूज टू मेक एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ इंश्योरेंस डिसीजन, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस और एम्प्लॉयमेंट का जो डिसीजंस है वो उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको नहीं लेना है ना, आपको नहीं लेना है। ओके। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया है वर्कर सेफ्टी इन द फोकस ऑफ मेनी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ एंड इनिशिएटिव्स। देयर आर नंबर ऑफ लॉ, कई सारे नियम्स हैं इन अ प्लेस इन द यूनाइटेड स्टेट दैट रिक्वायर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड अ सेफ वर्क प्लेस। जो भी देखो, जो भी वर्कर्स कहीं पे भी काम कर रहे हैं, किस लिए काम करते हैं? काम इसीलिए करते हैं ना ताकि वो सेफ्टी उनको मिले। जो भी वो ट्रेनिंग वगैरह एक्टिविटी वगैरह करेंगे उससे लेकर उनको जो है एक बेटर अपॉर्चुनिटी जो है उन्हें मिल सके। दीज लॉज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है और जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए कई सारे जो है रूल्स वगैरह जो है बनाए गए हैं, नियम वगैरह बनाए गए हैं। और ये सभी जो भी रूल्स वगैरह हैं ये सभी कौन काम करता है? तो आपका HR मैनेजर, है ना। HR मैनेजर का ही काम होता है कि जो भी रूल्स वगैरह हैं उसे जो है फॉलो अप करवाए जा सकें, हाँ, क्या किया जा सके? फॉलो अप करवाया जा सके, पूरा फॉलो जो है किया जा सके जो भी रूल्स वगैरह हैं वो। ठीक। तो वर्कर के सेफ्टी को लेकर हर कंपनी में अलग अलग तरीके से जो है लॉ वगैरह क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। अब बात करते हैं ट्रेड यूनियन की। ट्रेड यूनियन जो है एक ऑटोनोमस और मेंबरशिप बेस्ड एसोसिएशंस होता है वर्कर्स का। ठीक है, किसका? वर्कर्स का जो है एक एसोसिएशन जो है आपका यहाँ पे होता है। इसमें आपका एडवोकेट who advocate for an engagement in collective bargaining on behalf of working class। जो भी वर्किंग क्लास है ना, उसके बेसिस पे क्या किए जाते हैं, एक काम को देखा जाता है कि हाँ कौन किस तरीके से काम कर रहा है। दे ऑफर गाइडेंस टू देयर मेंबर्स हु लीव इशूज़ एट वर्क। वो ये भी देखता है कि कौन सा कम वर्कर जो है काम करते समय प्रॉपर गाइडेंस का जो है पालन कर रहा है। जो भी गाइडेंस दिए गए हैं, कोई अगर गाइडेंस नहीं दिए गए हैं तो उस गाइडेंस को देखते हुए उसको जो है बताया जाता है कि भाई आप इस गाइडेंस को जो है प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको जो है इसको फॉलो करना होगा ताकि आपको जो है आपके लिए, है ना, आपके लिए हम लड़ सकें, हम अपनी बातों को रख सकें। तो ये ट्रेड यूनियन का ही काम होता है। क्योंकि देखो, अगर बेटर तरीके से किसी को अगर समझाया जाए, बताया जाए, तभी जो है वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं कर पाएगा। ओके। तो ट्रेड यूनियन का बस यही काम होता है कि एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉय या जो वर्कर्स होते हैं उनकी बातों को पहुंचाना और नेगोशिएट करना कि भाई इस तरीके से आप काम करवाइए ताकि जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉय हैं उनको भी बेनिफिट हो सके और आपका जो काम है आपका भी बेनिफिट हो सके। जो ट्रेड यूनियन है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा है, इसमें आपका जो है जो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग का एग्रीमेंट्स होते हैं उसको साइन कौन करता है? ट्रेड यूनियन के जो हेड होंगे। वर्कर्स को प्रोटेक्शंस और मॉनिटर करने को लेकर नेगोशिएशन करना।
जो भी असिस्टिंग मैनेजमेंट्स है उसका एक प्रॉपर लेवल और ग्रेवियंसेस रेमेडियल्स जो भी चीज़ें हैं उसको सॉल्व करना, रेफरिंग डिसएग्रीमेंट और इश्यूज टू आर्बिट्रेशन, जो भी आर्बिट्रेशन का इश्यूज है या जो डिसएग्रीमेंट रेफरिंग है वो भी काम किसका रहता है, ट्रेड यूनियन जो है काम करता है। फोस्टर कोलैबोरेशन विद एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के साथ जो है फोस्टर कोलैबोरेशंस टू स्टायर अप सपोर्ट फॉर लेबर एंड वर्कर्स इन द पब्लिक, है ना, जो जनरल पब्लिक है उसके बीच में जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उसमें उसको जो है एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये जो है काम किसका रहता है, ट्रेड यूनियन का रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बारे में बात किया जाए, यानी फीचर्स कह सकते हैं, विशेषताएं कह सकते हैं, तो ये जो है एम्प्लॉय का एसोसिएशन करता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, एक प्रोफेशन, एक जॉब के लोग जो है एक सर्टेन ग्रुप बनाकर जो है उसको चलाते हैं। जो एसोसिएशन होता है वो वॉलंटरली जो है वर्क किए जाते हैं, इसमें किसी को जोर ज़बरदस्ती जो है नहीं किए जाते हैं कि हाँ भाई आपको इस तरीके से हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन करना ही है, ऐसा नहीं है। ये एक हर ऑर्गेनाइजेशन में एक परमानेंट होता है और इसमें जो भी इंटरेस्ट होते हैं जैसे जॉब सिक्योरिटी हो गया, बेटर सैलरी हो गया, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, और या अदर कॉमन जो भी इंटरेस्ट हैं उसको जो है एम्प्लॉयर तक क्या किया जाता है, जो मालिक हैं उन तक पहुंचाने का काम किया जाता है। ग्रुप एक्शंस इसमें होते हैं व्हेन अ सिंगल एम्प्लॉय कंप्लेन अबाउट अ पार्टिकुलर मैनेजमेंट डिसीजन, अगर कोई पार्टिकुलर मैनेजमेंट डिसीजन को लेकर अगर कोई एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो है जाकर कंप्लेन करता है तो उस पर जो है वो प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है उसके बारे में, या उसको बातों को रिजॉल्व नहीं करता है। लेकिन वही अगर ट्रेड यूनियन जाए और अपनी बातों को रखे, वही बातों को जो एक सिंगल एम्प्लॉय रखा, तो उसकी बातों को, उसकी प्रॉब्लम्स को क्या किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे लोगों का भीड़ है, नहीं करेगा तो वो खुद कुटा जाएगा, वर्कर्स जो है काम करना बंद कर देंगे। जब वर्कर काम करना बंद कर देंगे तो कंपनी को होने लगेगा लॉस, और कंपनी को लॉस होगा तो आएगा मालिक का प्रेशर कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जल्दी से जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्या प्रॉब्लम है, सुनाना स्टार्ट कर देगा। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे आपका है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।